स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। इस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं स्टोर मैनेजमेंट की और उसी में मेरी लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो था प्रिजर्वेशन ऑफ स्टॉक्स। आपको मैंने बताया था जो हमारा सिक्योरिटी होना चाहिए या स्टोरेज है, प्रिजर्वेशन है या कंजर्वेशन है, ये सब अलग अलग टर्म्स हैं। तो जब प्रिजर्वेशन समझ में आता है उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टोरेज बता रही हूँ, हालांकि मैंने आपको बताया था क्लास में कि स्टोरेज और प्रिजर्वेशन हम एक ही रेफरेंस में यूज कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं स्टोर में जो स्टॉक है उसको हम कैसे स्टोरेज करते हैं, भंडार कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझो, स्टोरेज होता क्या है। स्टोरेज एक गैप है। देखो स्टोरेज क्या है, स्टोरेज एक गैप है। किन दो चीजों के बीच में, इसको समझना जरूरी है। दो तरह की चीजों के बीच का एक गैप होता है। जैसे अगर मैं कहूँ रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के बीच का जो गैप है वही स्टोरेज है। भाई आप एक टिम्बर मर्चेंट है, टिम्बर खरीदा, लकड़ी का तख्ता खरीदा, उससे फर्नीचर बनाएंगे तो फर्नीचर और लकड़ी की बीच में जो काम करेंगे वो होगा स्टोरेज। लकड़ी को रखेंगे स्टोर करके तभी तो आप फर्नीचर में मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। ये तो हुआ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के बीच का गैप स्टोरेज में। अब दूसरी चीज समझो, फर्नीचर बन चुका है, प्रोडक्शन हो चुका है, अब क्या करना है, आपका अल्टीमेट यूजर तक पहुंचाना है, तब भी तो स्टोर करना है ना। यानी फिनिश गुड्स का भी स्टोरिंग होता है और रॉ मटेरियल का भी स्टोरिंग होता है। सप्लायर से माल आया और उसको बनाना है, उसके बीच में भी गैप है, वो भी स्टोरेज है। और जब आपका माल बन गया है मगर बिका नहीं है तो उसके बीच में भी स्टोरेज है, वो भी। इसका मतलब हमें स्टोर में रखना है। तो अब ये दोनों चीजों के बीच के गैप को फिल करने का एक जो प्रोसेस होता है, दैट इज द स्टोरेज ऑफ स्टोर। इसको स्टोर और स्टॉक एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो स्टॉक का जो स्टोरेज किया जाता है वो समझ में आ गया। अब आगे की बात समझो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्टोरेज है एक तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ऑफ गुड्स, ताकि कि हमारी रिटेनिंग हो सके, किसी भी चीज के उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सके और उसकी क्वालिटी को रिटेन कर सके। क्यों कर सके? तब तक जब तक कि उसका फाइनल कंजम्पशन ना हो जाए उसके नीडी डिपार्टमेंट, उसके नीडी कस्टमर या उसके नीडी स्टेक होल्डर्स के द्वारा। बात समझ में आ गई होगी कि जिसको जो चीज चाहिए जब तक कि वो उसे ना ले ले, उस लेने से पहले तक के लिए उसकी प्रॉपर्टीज को और उसकी क्वालिटीज को मेंटेन करने के लिए जो हम चीजों को रखते हैं, अरेंज करके उसको स्टोर करके रखते हैं, वही स्टोरेज है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं। क्या जरूरत आती है स्टोरेज की? बहुत जरूरतें आती हैं, ताकि कि हम जरूरत के हिसाब से सप्लाई कर सके, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें अपने सीजनल सप्लाई फ्लो को मेंटेन करना है तब भी हमें स्टोरेज करना होता है। यानी कई चीजें हैं मौसमी जरूरतों के हिसाब से यूज की जाती हैं तो हमें स्टोर करना होता है। ऐसे ही अगर कोई चीज है प्रोड्यूस तो मैन्युअली की जाती है, यानी एनुअल कंजम्पशन, एनुअल प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका कंजम्पशन सीजनल होता है। यानी पूरे साल भर बनाई जाती है लेकिन उसका कंजम्पशन जो है वो समय समय पर होता है, मौसम के हिसाब से होता है, तब भी हमें उसे स्टोर करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा केयर डिमांड, अगर हमें डिमांड की ध्यान रखना है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ रही है तो भी हम स्टोर करेंगे। ऐसे ही अगर हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग को या सप्लाईज को डिले अवॉइड करना चाहते हैं या हम उसका इंटरप्शन अवॉइड करना चाहते हैं तब भी हम स्टोर करते हैं चीज़ों को। यहाँ ये ज़रूरतें समझ में आ गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं। कौन सी टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है स्टोर करते समय? बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं आपको मोटी मोटी टेक्निक्स बता देती हूँ कि स्टोर करने में कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं जनरली। सबसे नंबर 1, सीविंग एंड रैकिंग। रैक्स होते हैं, सीव्स होते हैं, रैक्स खंड कहना चाहिए, खाने बनाए जाते हैं वो होते हैं, इनको कहते हैं। तो स्टोर करते समय खंड या खाने या एक तरीके से वो एक लंबाई में अलमीरा होती है उसमें स्टोर किया जाता है, वो होते हैं। अब इसमें भी ध्यान रखने की बात है, मैं पहले बता देती हूँ क्या क्या होते हैं। पैलेट्स, पैलेट्स का मतलब है लकड़ी के जो तख्त होते हैं उन पे, उनके ऊपर चीजों को स्टोर किया जाता है, वो पैलेट्स होते हैं।
ऐसे ही डेंजरस या हजार्डस जो गुड्स होते हैं, बहुत ही खतरनाक होती हैं या बहुत ही हानिकारक हो सकती हैं, उनका गुड्स स्टोरेज कैसे होगा वो भी एक मेथड है, टेक्निक होती है। ऐसे ही फूड का स्टोरेज सेफली हो सके उसकी कौन सी टेक्निक्स है वो होगा। मटेरियल या गुड्स जो होती है उनकी स्टोरेज जो सेफली हो सके उनके टेक्निक्स क्या होंगे। तो ये सारी टेक्निक्स है। अब जरा बात करते हैं, जब खंड में या शेल्फ में या रैक्स में चीज़ों को रखा जाता है तो क्या क्या चीज़ें हैं। जब भी चीज़ों को रैक्स में रखा जाता है या शीट्स में रखा जाता है तो ये इंश्योर होना जरूरी है कि जो रैक्स है वो बिल्कुल सही लेवल में बनी हुई हो। और अगर कोई रिटेलर है वो जो अगर रैक्स में अपने सामानों को रख रहा है तो उसे वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए जो शेल्फ और रैक्स को इंस्टॉल करते समय मैन्युफैक्चरर की तरफ से दी जाती है। ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरर ये चीज़ बताता है कि किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए आपको किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन रिटेलर के द्वारा फॉलो किए जाने बहुत ज़रूरी होते हैं। आगे की बात करते हैं, हमेशा रैक्स जो होंगी या शीट्स होंगी वो वॉल में फिक्स होनी चाहिए। अगर आप अधर में रख रहे हो या सिर्फ जमीन पे रख रहे हो तो हो सकता है सामान के वजन से वो गिर जाए, तो नुकसान होने की और एक्सीडेंट होने की आशंकाएं बढ़ जाती है। तो हमेशा दीवार में फिक्स हुई भी होनी चाहिए शेल्फ्स, ठीक बात है। इसके अलावा कहता है जो रिटेलर होता है वो सेफ्टी लेडर प्रोवाइड करे। देखो जो सीढ़ी होती है, ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती है वो सेफ्टी वाली होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, ताकि कि उस पर चढ़ने से कोई भी नुकसान या कोई भी एक्सीडेंट होने ना पाए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी रिटेलर जो है मूव कर रहा है, अपने शेल्फ्स में मूव कर रहा है, तो इतना सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए कि मूवमेंट इजीली हो सके। ऐसा नहीं हो कि रैक में से सामान उतारते समय या दूसरे सामान के लिए वहां तक पहुंचते समय कोई चीज आपस में आप उलझ गए, अटक गए और चीजें गिर गई या आप गिर गए, कोई भी चीज हो सकता है, तो नुकसान हो सकता है और परेशानी हो सकती है। ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी यूज किए जाने चाहिए। ये एक नया टर्म सुन लो मेरे से, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के शारीरिक रूप से उसकी सुरक्षा करने के जो उपकरण होते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। वो ग्लास चश्मा हो सकता है, वो ग्लव्स हो सकते हैं, वो आपका एक यूनिफॉर्म हो सकता है, वो फेस शील्ड हो सकती है, कई और दूसरी चीज़ें हो सकती है, कैप्स वगैरह हो सकती है। ये एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को प्रोवाइड भी करवाई जानी चाहिए। ये स्टोरेज के उसमें प्रिकॉशंस में आता है। इसके अलावा जो होता है, जो भी आप गुड्स को शेल्फ्स में या रैक्स में रख रहे हो लॉजिकली रखो, यानी जो भारी चीज़ें उनको हमेशा जमीन के नीचे की तरफ बॉटम की साइड पे रखो और हल्की चीज़ों को ऊपर रखो। ऐसा नहीं हो हल्की चीज़ों को आपने नीचे रख दिया और भारी चीज़ों को ऊपर रख दिया, उतारते समय बैलेंस नहीं सेट बैठा और भारी चीज़ को उतारते समय आपका बैलेंस गड़बड़ा गया और आप गिर गए और बहुत सारा नुकसान हो गया। हमेशा एक कॉमन सेंस यूज करते हुए रखना चाहिए कि हमेशा भारी चीज को आप नीचे रखेंगे और हल्की चीज को ऊपर रखेंगे। दूसरी चीज होती है, जो भी गुड्स और कमोडिटीज होंगी वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी आराम से चीज को पकड़ के उतारा जा सके या उठाया जा सके। चाहे उठाने की हो चाहे उतारने की हो, दोनों ही चीजों में ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपकी जगह भी पर्याप्त होनी चाहिए, सीढ़ी भी मजबूत होनी चाहिए, रैक भी दीवार में फिक्स हुई होनी चाहिए और बहुत ही प्रॉपर स्टोरेज होना जरूरी होता है। ये तो सारी बात हुई हमारी पहले पॉइंट पे, जहाँ पे शेल्फ्स कहना चाहिए, शेविंग्स कहना चाहिए या रैक्स कहना चाहिए, उसकी बात करें। अब जरा आगे बढ़ रहे हैं पैलेट्स। पैलेट्स क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ये लकड़ी के ऐसे बड़े बड़े जो रेक्टेंगुलर एक तरह से पट्टे होते हैं उनको पैलेट्स कहते हैं। और ये पैलेट्स कब यूज किए जाते हैं, जब भी जो भारी सामान होता है ना, जिसको आप उठा नहीं सकते, उसको आप धकेलते हो, ये पैलेट्स पे यूज किया जाता है। और ताकि क्या होता है, जो पैलेट्स है उसमें सामान का वजन आ जाता है, फिजिक्स का नियम लगता है, जैसे पुले लगाया जाता है या व्हील लगा लिए जाते हैं तो सामान को धकेलना आसान हो जाता है, उसमें सामान उठाया नहीं जाता बल्कि धकेला जाता है। इसमें ध्यान रखना होगा पैलेट्स कभी भी डैमेज हुआ ना हो, क्योंकि पैलेट्स अगर डैमेज हुए ना तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो अगर क्षतिग्रस्त है तो वो चीज उसके वजन से वो पैलेट और खराब हो जाएगा, टूट जाएगा और सामान भी गिर जाएगा। इसके लिए एप्रोप्रिएट पैलेट्स यूज किए जाने चाहिए। किस वजन के लिए कैसा पैलेट यूज करना है ये पता होना चाहिए। अगर इन एप्रोप्रिएट पैलेट्स यूज किए गए तो बहुत मुश्किलें आ जाएंगी, या पैलेट्स में जो मटेरियल का हैंडलिंग किया है वो अगर पुअर हुआ
वो भी एक्सीडेंट को बुलावा देता है। तो पुअर हैंडलिंग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो पेरेंट को हैंडल कर रहा है, जो एम्प्लॉय है, उसको भी उसका अवेयरनेस होना चाहिए कि बेसिक प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स है वो यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे फोक लिफ्ट्स होते हैं, अलार्म्स होते हैं, साइंस होते हैं, नोटिस होते हैं, इन सब का मतलब उसे पता होना चाहिए और इन सब चीज़ों को उसे यूज़ करना भी आना चाहिए। अब जरा बात करते हैं जो भी हजार्डियस या डेंजरस आइटम्स होंगे उनका स्टोरेज कैसे किया जाएगा। अब बात करते हैं जो स्टोरेज है उनके हजार्डियस आइटम्स होते क्या है, ये बात समझ लो। जितने भी हानिकारक या रसायन या ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो कि बहुत ही ध्यान से हैंडलिंग किए जाने चाहिए, उनको हम डेंजरस या हजार्डियस गुड्स कहते हैं। अब इनकी स्टोरेज करते समय ध्यान रखना होगा कि उन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए जो उसके सेफ्टी डेटा शीट में दिए गए होंगे। सेफ्टी डेटा शीट मैंने आपको प्रोडक्शन में बताया गया है, MSDS बोलते हैं इसको, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, है ना। उसमें उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाना जरूरी है ताकि कि हम सॉर्टिंग कर सके कि हजार्डियस गुड्स या डेंजरस गुड्स कौन से हैं और उनके इंस्ट्रक्शंस क्या है। इसके अलावा लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हजार्डियस गुड्स ही रखी जानी चाहिए। अगर आपने ओवरबर्डन कर दिया या ज़्यादा सामान रख दिया तो मे बी कि वो कंजस्टेड हो जाए और चीज़ें एक दूसरे में फंस जाए और कोई भी अनडिजायरेबल एक्सीडेंट बुला लिया जाए आपने, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए, कोई भी लीकेज ना होने पाए। डिजार्डियस जो गुड्स है उनका लीकेज में बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस समय मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी, भोपाल गैस ट्रेजेडी अगर आपने कभी सुनी थी, 1982 में हुई थी। और जो ये ट्रेजेडी हुई थी वो केवल वाल्व लीक रह गया था, मीथेन गैस का कंटेनर था और उससे वाल्व जो लीक रह जाने से, वाल्व ढीला रहने से जो गैस लीक हुई थी और उसका हवा के साथ में जो उसका रिएक्शन हुआ था, उस वजह से ये ट्रेजेडी हो गई थी। कहने को गैस लीक हुई लेकिन वो एयर के साथ में उसका रिएक्शन बहुत हजार्डियस था। तो केवल गैस के लीक होने से इतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी जितना उसके एयर के साथ में उसका मिक्सिंग हो जाने से प्रॉब्लम हो गई थी। तो लीकेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जैसे मीथेन गैस है, प्रोपेन गैस होती है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि इनका रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी किसके साथ क्या है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो लीकेज में भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो भी स्टाफ इन चीज़ों को हैंडल करेगा उसके पास पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं है तो मुश्किल हो सकती है। अगर ट्रेनिंग होती है तो कई बड़े एक्सीडेंट्स उन ट्रेंड लोगों की चतुराई से, कहना चाहिए समझदारी से है, वो अवॉइड हो जाते हैं। और अगर एक छोटा सा एक्सीडेंट है और अनट्रेंड पर्सन वहाँ है, उसे समझ ही नहीं आया उसकी सीरियसनेस क्या है, तो हो सकता है एक छोटी सी बात भी एक बड़े एक्सीडेंट का रूप धारण कर ले। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। उसके अलावा रेगुलर चेकिंग होती रहनी चाहिए। कोई भी लीक है, कोई भी चीज़ बह रही है, स्पिल हो रही है, कोई भी खराब हो रही है ये कंटेनर में से, तो वो सारी चीज़ों की एक रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हजार्डियस आइटम्स को स्टोर करने वाले लोग हैं स्टोर में, उन लोगों के पास में PPE है या नहीं। फिर से बोल रही हूँ, याद कर लो, मैंने अभी बताया था PPE क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो उनके पास है या नहीं। क्योंकि जब भी ऐसे आइटम्स को आप हैंडल करते हो उनको वो PPE जो मेजर्स होते हैं उनको अप्लाई करना चाहिए और उनको यूज़ किया जाना जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं फूड सेफ्टी। इसकी स्टोरेज में क्या ध्यान रखा जाता है, आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं स्टोर में किसी भी तरीके का आइटम हो सकता है, वो पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल कुछ भी हो सकता है, वो फूड हो सकता है, वो मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कि मैं आपको हर तरीके की चीज़ की सेफ्टी स्टोरेज के बारे में बता दूँ। तो अब अगर फूड है तो उसके टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा। आपको मालूम होगा अगर हाई टेम्परेचर हो जाए चीज़ खराब हो जाती है। जो कई चीज़ें कोल्ड स्टोरेज में रखनी होती है, कई चीज़ें एक रूम टेम्परेचर में रखनी होती है, तो ये चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आपको मालूम होगा मेडिसिन और ड्रग्स जो होती हैं, दवाइयाँ जो होती हैं, उनको एक मॉडरेट टेम्परेचर पे रखना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में उस स्टोर कीपर को पता होना चाहिए कि कंट्रोल टेम्परेचर क्या है और अलग अलग आइटम के लिए क्या क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो फूड आइटम्स होंगे उनको सूखा होना चाहिए, उनमें नमी नहीं होनी चाहिए। अगर वो नमी हुई तो आपको मालूम है फंगस हो सकता है, वो खराब हो सकता है, उसमें कीड़ा लग सकता है। इसके अलावा उनकी एक्सपायरी डेट पे भी निगाह रखनी चाहिए। यहाँ पे लीफो और फीफो में से आपको खुद को सोचना चाहिए कौन सा अप्लाई किया जाना चाहिए। फीफो जो स्टोर में पहले आया है फूड आइटम, उसकी सप्लाई पहले निकलनी चाहिए ताकि कि उसका जल्दी से जल्दी कंजम्पशन हो सके। अगर इसमें आपने लीफो लगा दिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। फैशनेबल गुड्स में लीफो लगता है और जो फूड्स या पेरिशेबल गुड्स होती है उसमें फीफो लगता है।
इसके अलावा होता है कि जो भी स्टोरेज जहाँ किया जा रहा है वो जगह बहुत साफ होनी चाहिए। उसके अलावा जो स्टोर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं फूड के रिलेटेड, उन सबको भी फॉलो किया जाना चाहिए। ये सारी मामला हो गया फूड स्टोरेज के। अब मटीरियल जो स्टोरेज है या उसकी स्टोरिंग है, उसके बारे में भी कई चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जो स्टोर ऑपरेटर है उसको इस चीज़ का सुनिश्चितता कर लेनी चाहिए कि जितने भी एग्जिट रूट्स हैं उनको मार्क कर दिया गया है, कहाँ से सामान निकलेगा। ऐसा नहीं हो कि कहीं से भी सामान निकल जाए और उसको पता ही नहीं चल रहा। अरे भाई, गुड्स को स्टोर किया है, निकलने का और सामान के अंदर आने का एक ही जगह होनी चाहिए ताकि उसकी निगाह उस पर रह सके और वो चीज़ों को समझ सके कि कब चीज़ आई और कब चीज़ निकल रही है। रूट्स के बारे में उसको बिल्कुल रिस्क नहीं होना चाहिए, यानी जो रास्ते उसने सेट किए हैं उनके बीच में कोई रिस्क नहीं आना चाहिए, कोई भी बीच में हर्डल नहीं होना चाहिए, वरना जो सामान को आप लेके जा रहे हैं उसके बीच में अटकाव आ सकता है, उलझन हो सकती है और एक्सीडेंट हो सकते हैं। कोई भी फ्लेमेबल आइटम्स जो है वो स्टोर कभी भी इग्निशियस चीज़ों के पास में नहीं किया जाना चाहिए, यानी ज्वलनशील पदार्थ हो या रसायन हो, उनको हम आग के पास में नहीं स्टोर करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है। हीटर है या इग्निशियस है या गैस है, कोई भी ऐसी चीज़ उन ज्वलनशील चीज़ों के पास में कभी भी फ्लेमेबल गुड्स को स्टोर नहीं किया जाना चाहिए। हम हमारे किचन में भी ध्यान रखते हैं कि सिलेंडर और जो चूल्हा सिगड़ी कुछ और है उनका बहुत पास नज़दीक होना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा जो डेंजरस आइटम्स होते हैं जैसे केमिकल्स वगैरह हो सकते हैं, उनकी स्टोरिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएटली की जानी चाहिए। जितने भी स्प्लिट्स होते हैं उनको उनकी स्लिप को क्लियर होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी हैंडलिंग कैसे है, उसमें क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एडिक्वेट इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल यूज़ किए जाने चाहिए। क्लीनिंग होनी चाहिए हर जगह पर, कोई भी खराब काम नहीं होना चाहिए। PPE तो यूज़ होना ही होना है। अब आपको समझ में आ गया होगा PPE का कितना मतलब है। स्टाफ हमेशा ट्रेंड होना चाहिए, जितने भी मटीरियल की स्टोरिंग है उनको पता होना चाहिए कि वजन उठाना है। जैसे आज अगर किसी भी एक ऐसे पर्सन को जिसको पता ही नहीं है इसमें कितना वजन है और इसको अचानक से कह दे कि 10 ही किलो वजन है, तो वो उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा और अचानक से मालूम चला उसमें 10 किलो से बहुत ज़्यादा उसमें वजन है, तो उसको जर्क आ सकता है। तो जो स्टोर में काम करने वाले लोग होते हैं उनको पता होना चाहिए कि किसमें कितना वजन है और कितना फोर्स अप्लाई करना है। फिजिक्स का नियम लगता है कि हमारे को कितना फोर्स अप्लाई करना है और कितना हमारा काम फिर होगा, अदरवाइज एक्सीडेंट ऑकर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरे होने चाहिए। जो भी हाई वैल्यूएबल गुड्स हैं उनके, मटेरियल जो प्रीशियस है उनके, आपको इस समय याद आएगा ABC एनालिसिस, ABC याद करो, तो ABC एनालिसिस के हिसाब से जो ग्रेडेड मटेरियल्स होंगी उसकी स्टोरिंग और उनकी सिक्योरिटी भी बहुत खास होनी चाहिए। इसके अलावा जो उनका साइनेज है उनका भी अरेंजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए, यानी कब चीज़ निकल रही है कब चीज़ आ रही है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मैंने एक नॉर्मल चीज़ें बता दी है। अब मैंने इसके साथ साथ इनकी प्रिकॉशंस भी बता दी है कि हर एक टेक्निक की क्या क्या प्रिकॉशंस आपको अप्लाई करनी है। अब क्या होता है, ये तो है एक नॉर्मल जो टेक्निक्स है। आज के ज़माने में बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज़ होने लग गई है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का स्टोरेज और किस तरह का नेचर ऑफ मटेरियल वहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, उसके हिसाब से नए नए तरीके की भी टेक्निक्स अप्लाई हो रही है। आज की क्लास के लिए इतना ही बताऊंगी। उम्मीद है आपको आज की क्लास भी पसंद आएगी। एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी आपको पसंद आती है चीज़ मुझे बताइए, और कोई चीज़ में आपको कोई सजेशन देना है, कोई नई चीज़ चाहिए, आपका हमेशा वेलकम है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।